हेडिंग डालिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में उदाहरण लिए हैं एक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो क्या बनाता है ये दोनों मिल करके, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। रिएक्शन जो है इस तरीके से लिखेंगे, जेरेन जिंक का जेरेन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है H2SO4, और जिंक सल्फेट का होता है JeRnSO4 और हाइड्रोजन का H2। ठीक है, अब ये संतुलित है कि नहीं है ये मुझे क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले हम जेरेन को देखते हैं। तो जेरेन जो है इस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक इस साइड वाले जो होते हैं क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो जेरेन इधर कितना है, 1 है, इधर भी जेरेन कितना है, 1 है। अब सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर इधर कितना है, 1 है, और इधर भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर 4 है, और इधर भी क्या है, 4 है। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, और इधर भी कितना है, 2। देखिए LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब हो गया कि ये जो रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। क्या है रासायनिक समीकरण, संतुलित है। यदि ये बराबर नहीं होता तो क्या हो जाता, असंतुलित हो जाता। क्या हो जाता, असंतुलित हो जाता। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अगला जो समीकरण है Fe प्लस H2O, और ये क्या बना रहा है दोनों मिलकर, Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। अब ये समीकरण बैलेंस्ड है या नहीं है वो कैसे हम मतलब चेक करेंगे, तो वही बात, सबसे पहले एक तरफ में तत्व लिखना है, फिर उसके बाद अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इधर अभिकारकों में, या फिर इधर जो है उत्पाद न हुआ तो उत्पादों में परमाणुओं की संख्या यानी कि RHS। क्या हो जाएगा ये, RHS। ठीक है, पहले Fe दिया हुआ है तो हम Fe, तो इस साइड में Fe कितना है, 1 है, तो 1, इधर कितना है, 3, तो 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, फिर इधर कितना है, 4। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 2, और यहाँ भी कितना है, 2। अब देखिए यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ जो आयरन है Fe है, ये कितना है, यहाँ LHS में 1 है, और RHS में कितना है, 3 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, और इधर कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। यदि मान लीजिए कि हम इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, लगभग में आंसर आ जाएगा, है ना। लगभग में क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, दोबारा इसको समीकरण को क्या करना है, दोबारा लिखना है। Fe प्लस में ऐसे ही थोड़ा सा हटा कर जगह दे करके लिखना है, और फिर उसके बाद Fe3O4 प्लस में क्या है, H2। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, मतलब Fe क्या हो गया, तो Fe बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, Fe मतलब आयरन जो है दोनों तरफ सेम हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 4, तो हम क्या बोले थे इसमें, 4 लगा देने के लिए, तो 4 लगा दिए। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 ना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम इधर भी हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, तो इसीलिए 4 लगा देते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण जो है संतुलित हो गया, मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। पहले क्या था,
अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण था, अब क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। तो 10th के बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है ऐसा ही आता है, और 12th में भी क्या है, कई जगह संतुलित करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं और या फिर और भी क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण संतुलित करके आंसर देना पड़ता है। ठीक है, समझ गए या फिर एक बार और बताएं? ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमने समीकरण लिखा है क्या है यहाँ, Fe + H2O और फिर Fe3O4 + H2, ये जो है अभिकारक हुआ इस साइड में, ये वाला जो है ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और इधर जो है ये क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद, मतलब लेफ्ट साइड में अभिकारक और राइट साइड में क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं संतुलित करने के लिए, देखने के लिए कि संतुलित है कि नहीं। यदि संतुलित नहीं होगा तो उसको हम संतुलित कर देंगे। इस साइड में हम तत्व लिखते हैं, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, फिर उसके बाद उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, ये हेडिंग डाल के टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद तत्व देखते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है, आयरन, तो पहला एलिमेंट आयरन ले लिए हैं, आयरन लिख दिए हैं। अब देखते हैं अभिकारकों में आयरन की संख्या कितनी है, तो 1 है। कितना है, 1 है। लेकिन उत्पाद में देखिए तो यहाँ पर कितना है, उत्पाद में कितना है, तो 3 है। कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है। इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं, अभी 1 है तो हम 1 लिख दिए हैं। इधर कितना है, 4, तो हम कितना लिख दिए हैं, 4 लिख दिए हैं। अब हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इधर हम क्या किए हैं, 2 लिख दिए हैं, मतलब LHS में, और RHS में भी हम क्या किए हैं, 2 लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पर क्या हो रहा है, असंतुलित दिख रहा है, मतलब असमान है। यदि ये दोनों समान रहता तो इसका मतलब आयरन जो है दोनों तरफ में परमाणुओं की संख्या सेम रहती, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 से गुना करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं। 1 3 जा 3 हो जाएगा, मतलब सेम हो गया 3, और 1 4 जा 4 हो गया, मतलब दोनों तरफ 3 3 और 4 4 हो जाएगा। हम वही काम किए हैं यहाँ कि सबसे पहले Fe में क्या किए हैं, 3 लगाए हैं। क्यों, क्योंकि Fe क्या है, यहाँ 3 है, आयरन कितना है, 3, तो इधर भी 3 होना चाहिए, इसीलिए हम क्या किए हैं, 3 लगा दिए हैं। अब उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो इसीलिए हम क्या किए हैं, 4 यहाँ लगा दिए हैं। अब जब भी हम 4 लगाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। कितना हो गया, 8, तो हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, 8 बनाने के लिए हम यहाँ क्या किए हैं, 4 लगा दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसमें देखिएगा कि ये HNO3 इधर CaOH का होल ट्वाइस, ये दोनों जब मिला है आपस में तो क्या हो गया है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O हो गया है। दोनों साइड में देखिए, अब जो है टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि आप सब टेबल अपने कॉपी में बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। इधर देखिए N कितना है, 2 है, Ca कितना है, 1 है, तो Ca तो 1 है। ठीक है, N कितना है, 2, इधर N कितना है, 1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। जब ही 2 यहाँ लगाते हैं क्या हो जाएगा, ये 2N हो गया, ये 2N इधर हो गया। ये कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6 और 1 7, कितना हो गया, 7। यहाँ कितना हो गया ऑक्सीजन, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गया। कितना ऑक्सीजन हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया। हम इसीलिए क्या करते हैं, तो इधर भी 8 करने के लिए 2 लगा देते हैं। क्या करते हैं, 2। अब देखिएगा 3 दूना 6 और 2 8, कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, अब ये समीकरण क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। क्या हो गया, बैलेंस, मतलब Ca एक Ca है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिएगा 2 है, तो इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 और 2 8, और इधर भी कितना है, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, तो अब टेबल बना करके तब ये आंसर लिखिएगा नीचे। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इधर जो है देखिए, इधर जो है सोडियम कितना है, 1 है, इधर सोडियम कितना है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 2 लगाते हैं, सोडियम को 2 कर दिए। कितना कर दिए, 2 कर दिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना है, 4 ऑक्सीजन, इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, तो 4 2 6 हो गया ना। मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया।
ठीक है, बैलेंस्ड हो गया है। देखिएगा यहाँ क्या है, सोडियम एक है, इधर भी सोडियम एक है, इधर कितना है सिल्वर एक है, इधर भी कितना है सिल्वर एक है, और Cl भी कितना है एक है, Cl भी एक है, N भी एक है, O3 भी O3 भी। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरफ बराबर है, ये क्या है संतुलित है। क्या है ये संतुलित है। संतुलित यानी कि बैलेंस्ड है। ये समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या था, बैलेंस था। इधर देखिएगा यहाँ पे बेरियम, ये क्या है बेरियम कितना है एक है, इधर भी बेरियम एक है, SO4 यहाँ देखिएगा Cl2, Cl कितना है दो है, क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन एक है, इसको क्या करना पड़ेगा दो बनाना पड़ेगा। तो हम क्लोरीन को दो बनाने के लिए क्या किए हैं, दो उधर लगा दिए हैं। तो H कितना है दो, तो H भी कितना हो गया दो, हाइड्रोजन कितना हो गया दो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, और नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछिए, है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग फिर से बाद में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा उसका क्वेश्चन है और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता। ये तो यहाँ तो फॉर्मूला दिया हुआ था ना सबका, HNO3 ऐसे कुछ दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में जब क्वेश्चन आ जाता है कि इसका इससे अभिक्रिया हो रहा है तो क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को डील करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम अभी बीच में स्टॉप करते हैं और अभी आगे चल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर दो जो एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं मिलकर के एक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। इसमें वियोजन अभिक्रिया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन, और या फिर अपघटन की अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई एक और या फिर एक से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होता है, एक कंपाउंड्स क्या होता है दो में टूट जाता है। क्या हो जाता है, दो में टूट जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब जो इसका जो एलिमेंट होगा इसके साथ और इसका जो एलिमेंट होगा इसके साथ क्या हो जाता है, जा कर के सेट हो जाता है। तो हम लोग कोई नया कंपाउंड्स बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस रिएक्शन को विस्थापन की अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दोनों में क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक को हटा करके दूसरा एलिमेंट आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। अपचयन और ये सॉरी अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में इसमें से केमिस्ट्री में से ज़रूर क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम देगा आपको। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक हम लोग किसको बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं जो लेफ्ट साइड में होता है, इस एरो के मतलब इस तीर के निशान के जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इस साइड में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब एकल उत्पाद बना है कि नहीं बना है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ मिलकर, मतलब जल के साथ मिलकर क्या बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, बुझा हुआ चूना बनाया है। और ये कार्बन मतलब कोई लकड़ी है उसको जलाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर दहन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ दहन हो रहा है। क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, मतलब लकड़ी को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तब क्या हो जा रहा है, CO2 बन रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जल बनने की प्रक्रिया बताया गया है कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। तो मतलब देख लीजिए ये क्या है, एकल उत्पाद, मतलब एक ही उत्पाद बना है। कितना उत्पाद बना है, एक ही उत्पाद बना है। मतलब इस साइड में
मतलब इस साइड में समझिएगा, ये जो तीर है, ये जो तीर का निशान है, एरो का निशान है, इसके लेफ्ट साइड में हो सकता है एक से ज़्यादा क्या हो जाए, अभिकारक रहे, लेकिन उत्पाद जो होगा क्या होगा, एक ही रहेगा। कितना रहेगा उत्पाद? एक ही रहेगा। मतलब इसके मतलब एरो के इस साइड में जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी ये सब आपस में मिल रहा है और उत्पाद में क्या बनाएगा, एक उत्पाद बनेगा। समझ गए क्या? रिएक्शन समझे कि मतलब संयोजन, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। क्या होता है? जुड़ जाना। सभी के सभी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए। ये जो उदाहरण है हम जो लिखे हैं, इस उदाहरण को, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और इसमें प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है। ये प्राकृतिक गैस, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा निकलता है। जब ऊर्जा निकलता है तो हम उस रिएक्शन को मतलब उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन यदि ऊर्जा हमको देना पड़ता है, यदि इस साइड में ऊर्जा है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, मतलब वो जो रिएक्शन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन यदि ऊर्जा इस साइड में आ गया, ये ऊर्जा इस साइड में नहीं है, इस साइड में है, तो इसका मतलब है ऊर्जा हमको देना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। हमारे शरीर में भी क्या होता है, अभिक्रिया होता है। हम जो बहुत सारा चीज़ खाते हैं, जैसे ब्रेड खाते हैं और या फिर मतलब पानी पीते हैं और बहुत सारे साग सब्जी सब खाते हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, उस ऑक्सीजन और वाटर से मिल करके क्या बन जाता है, वो ग्लूकोज में टूट जाता है। क्या हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में टूट जाता है और ग्लूकोज में टूटने के बाद क्या होता है, इससे रिएक्शन कर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन और जल से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। और तब क्या हो जाता है हम लोगों को, तो जितना वाटर पीते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही क्या हो जाता है गुना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल, और फिर क्या हो जाता है, ऊर्जा निकलता है। मतलब हमारे शरीर में भी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा निकल रहा है। यदि हम बताए थे अभी कि इस साइड में ऊर्जा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा और इस साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए AB+ में ऊर्जा है, ठीक है, तो इस साइड में मान लीजिए कि कुछ C बन गया, तो मतलब ऊर्जा इस साइड में आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है क्या? इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। समझिएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम बता दिए थे पहले और फिर से बता रहे हैं अभी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब ऊर्जा इस साइड में लिखा हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा निकल रहा है, मतलब ऊष्मा निकल रहा है। लेकिन यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो यही ऊर्जा इस साइड में लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। और या नहीं तो यहाँ यदि नहीं लिखा जाता है ये ऊर्जा, तो हो सकता है कि ऐसे भी लिखा गया हो। क्या लिखा, यहाँ पर ऊर्जा लिखा गया हो, तो इसका मतलब है ये कौन सा हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। या तो इस लाइन पर जो एरो है उस पर लिखा हुआ हो और या नहीं तो यहाँ प्लस में लिखा होगा, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा क्या कहते हैं, क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब देख लीजिए, जो उत्पाद बना है उसी उत्पाद के साथ में क्या हुआ है, ऊर्जा भी निकला है। ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। उसके बाद हमारे शरीर में जो अभिक्रिया होती है उसमें भी क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। हम लोगों के शरीर में ऊर्जा आता है तभी तो हम लोग क्या कर पाते हैं,
कोई भी चीज़ मतलब बोल पाते हैं, काम कर पाते हैं। ऊर्जा नहीं रहेगा तो कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, क्या है ये? ग्लूकोज है, C6H12O6। ये जो है जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीजन और जल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या हो जाता है? हम तो अभी पहचान, रिएक्शन का पहचान बता दिए हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब हमको देना पड़ रहा है तब रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम। आप समझिए कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है जो बैलेंसिंग का हम लोग पढ़े थे रिएक्शन, उसमें सिर्फ नाम दे दे, क्या दे दे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसीलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है ये है, क्या है यहाँ? ये है, क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। लेकिन हम बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगाए हैं। क्या लगाए हैं? यहाँ 2 लगाए हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 है, ठीक है। याद हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा दिया जाता है, मतलब ऊर्जा दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? किस में ब्रेक हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में, और जल निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, हम दूसरा रिएक्शन लिए हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक अभिकर्मक होगा और वो टूट करके मतलब डिफरेंट क्या हो जाएगा? उत्पाद बनाएगा। क्या करेगा? डिफरेंट उत्पाद बना सकता है, ठीक है। लेकिन एक ही अभिकर्मक होगा। कितना अभिकर्मक होगा? एक ही अभिकर्मक होगा। अब बात है कि हो सकता है कई बार एक्सेप्शन भी आता है, जैसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसके कई बार जो है एक्सेप्शन होता है, मतलब कई बार जो होता है अलग जगह भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ एक ही उत्पाद है, एक से अधिक भी कई बार हो जाता है, मतलब दो भी मतलब क्या हो जाते हैं? तो अभिकर्मक हो जाते हैं, ठीक है क्या? तो इसका उदाहरण लिखिए। अभी वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण में यहाँ पर क्या है? फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या हो गया कि फेरस सल्फेट जो है ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद मतलब क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसका मतलब आप अभी देखिए कि हम जो पिछला रिएक्शन पढ़ रहे थे, मतलब संयोजन रिएक्शन, तो उसमें ऊष्मा यहाँ लिखाता था या फिर ऊर्जा यहाँ लिखाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? स्थिर के निशान पर ऊष्मा लिखा गया है। इसका मतलब हो गया कि जो संयोजन रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। और जो वियोजन रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? ऊष्माशोषी रिएक्शन होता है। कौन सा होता है? ऊष्माशोषी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसमें अभी और भी उदाहरण है, जिसको हम लोग क्या करेंगे? अभी पढ़ेंगे इसमें।
ये जो एग्जाम्पल है इसमें लेड नाइट्रेट जो है, ये लेड नाइट्रेट 2 जो है यहाँ पर, ये जो 2 लगा हुआ है आगे में, ये बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर भी जो 2 है ये बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है, ये जो 4 है ये बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है। ठीक है, जो लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो ये लेड ऑक्साइड में, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब वियोजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की उपस्थिति में जब आप सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या हो जाता है, ये सिल्वर में और उसके बाद क्लोरीन में क्या हो जाता है, अलग अलग टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। 2 जो यहाँ है ये बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड का भी है, ये भी क्या हो गया है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब हम सूरज के प्रकाश में रखते हैं तो क्या हो जाता है, सिल्वर में और ब्रोमीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है क्या, ये था कौन सा, वियोजन रिएक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर से करते हैं और आगे चलते हैं। अभी विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब कोई तत्व क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, क्या करता है, एक तत्व, जैसे ये जो था ये क्या किया है, तो कॉपर को हटा दिया और फिर कॉपर क्या किया, तो Fe की जगह मतलब आयरन की जगह आ गया। इसका मतलब है कि देखिए ये जब ही ये डिस्प्लेस हुआ मतलब क्या हो गया, विस्थापित हुआ। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, विस्थापित। तो जब डिस्प्लेस किया तो क्या हो गया, FeSO4 बन गया और Cu क्या हो गया, अलग हो गया। दूसरे में भी क्या हुआ है, वही हुआ है, इसको डिस्प्लेस कर दिया मतलब विस्थापित कर दिया, फिर इसको ये क्या किया, इधर आ गया। ठीक है, ये भी क्या हुआ है, तो इधर गया है और ये क्या हुआ है, इधर आया है। तो मतलब देखिए Zn इधर जुड़ गया जाके, तो क्या हो गया, ZnSO4 Cu, और फिर Pb इधर जाके मतलब लेड जो है कॉपर को हटा करके डिस्प्लेस करके मतलब विस्थापित करके फिर क्या हो गया, यहाँ जुड़ गया, तो मतलब क्या हो गया, PbCl2। तो यही होता है इस रिएक्शन में, मतलब विस्थापन अभिक्रिया में क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देता है, विस्थापित। तो मतलब यहाँ पर तो एक तत्व को न क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। लेकिन यदि एक से ज़्यादा होता तो हम लोग उसको क्या बोलते, मतलब द्विविस्थापन बोलते। क्या बोलते हैं उसको, द्विविस्थापन। इसीलिए हेडिंग डालिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, जब एक से अधिक तत्व उनके यौगिक से या यौगिकों से विस्थापित होता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और या फिर ये भी बोल सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये क्या हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2+ में ब्रेक हुआ है, ये जो है SO4 2- में ब्रेक हुआ है। ये भी क्या हो जाएगा, मतलब बेरियम क्लोराइड, तो Ba2+ और Cl2-। तो क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, Ba जो है इसके साथ विस्थापित हो जाएगा और Na जो है इसके साथ में विस्थापित हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसका वही ना हुआ है, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट और फिर 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बना है। तो मतलब 2 क्या हुआ है, विस्थापित हुए हैं। और या फिर ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, क्योंकि आयन क्या होते हैं, आदान प्रदान हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है क्या, तो अब देखिएगा इसमें उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन यदि जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन। और यदि ऑक्सीजन हट जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अब यहाँ पर यदि दोनों अभिक्रिया साथ में होता है किसी रिएक्शन में तो उसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, और या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका उदाहरण लिखिएगा। यहाँ पर जो कॉपर दिया हुआ है वो कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया है कि नहीं, तो क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, Cu में,
तो CO में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो इसका क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है। क्या हो गया है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, उपचयन। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो रहा है। मतलब क्या हो गया, ये जो रिएक्शन है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यदि दोनों रिएक्शन साथ में होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। मतलब ऑक्सीजन एक जगह क्या हुआ है, एक जगह ऑक्सीजन हट गया है, CuO में से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया ना, और H2 में क्या हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, इसका कुछ और एग्जाम्पल अभी देखते हैं, इसका लिख लीजिए पहले। उपचयन, अपचयन और या फिर रिडॉक्स अभिक्रियाएँ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है, तो कॉपर में ऑक्सीजन हट गया और फिर क्या हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन। और ये क्या हो गया, अपचयन। ऑटोमेटिक है कि यदि कोई रिएक्शन में है तो ऐसा हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है, तो अपचयन, और यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन। क्या हुआ है, उपचयन। ये यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट गया ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और H में है तो क्या हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपचयन। ठीक है क्या, ठीक है। तो इतना सारा था इस चैप्टर में। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है साइंस का, दूसरा चैप्टर दूसरे दिन स्टार्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, आज इतना ही रखा जाए क्या।